2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का मार्ग। भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। उसी तरीके से 2025 तक टारगेट किया गया था कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। तो देखते हैं उसमें क्या है। 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसके भविष्य के आर्थिक प्रक्षेप वक्र के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना एक भारत के लिए साहसिक कदम है। इस उद्देश्य के लिए देश की प्रचुर मानव पूंजी का कुशल उपयोग और मध्यम आय के जाल जैसे विभिन्न आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक काबू पाना आवश्यक है। इसमें दो चुनौतियां हैं। मानव पूंजी का कुशल उपयोग। भारत में मानव पूंजी बहुत ज़्यादा है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसका कुशल उपयोग होना चाहिए। और जो कि आप देखें कि कौशल रूप से या वेल एजुकेटेड नहीं है, जो जो मान ली कि इंडस्ट्रीज है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और मिडिल इनकम ट्रैप में लोग फंसे हुए हैं। इन चुनौतियों से उभरना होगा, काबू पाना होगा। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत औद्योगिक समूहों के विकास और आक्रामक निर्यात उन्मुख नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यानी इस विशाल लक्ष्य को पाने के लिए यह हेवी इंडस्ट्रीज ग्रुप्स का डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट ये जो पॉलिसीज हैं उसका निर्माण करना होगा, जो दोनों ही सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल कम्पिटिटिव जो है माहौल है, उसमें उसके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। भारत का लक्ष्य 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है, लेकिन उसे अपने अधिशेष श्रम का लाभ उठाने और मध्यम आय के जाल से बचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिशेष श्रम उपयोग भारत में एक बड़ा कार्यबल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम रोजगार वाला, यानी वैसे क्षेत्र जो जहाँ पे नौकरियां कम हैं और या कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यानी या कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिसमें कम उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वैसे क्षेत्र में लगे हुए हैं, या कम रोजगार का सृजन वहां पे होता है। प्रभाव। इस कम उपयोग के परिणाम स्वरूप समग्र आर्थिक उत्पादन कम होता है। आर्थिक उत्पादन प्रोडक्टिविटी कम है और जीडीपी विकास क्षमता पर असर पड़ता है। अगर प्रोडक्टिविटी कम रहा तो जीडीपी के विकास में बाधा होगी। मध्यम आय जाल। कई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय की स्थिति तक पहुंचने पर धीमी हो जाती है। यानी कि तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत को जैसे माना जाता है, जो भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन वो आगे जाने पर एक इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है, जैसे कि फंस जाता है मिडिल इनकम ट्रैप वाले में, सिस्टम में फंस जाता है। तो ये क्यों होता है? विनिर्माण में कम आय कम वेतन वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा। यानी कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाएं कम आय कम वेतन, तो कम आय कम वेतन है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि वहां पे लेबर सस्ते रहेंगे, उसके आइटम सस्ता होगा, तो उससे भी कंपटीशन हो जाता है। और नवाचार में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ होती है। जो वैसे देश जैसे कि आप मान लें इसराइल है, यूएसए है, चाइना है, जो नए नए चीजों को इन्वेंट करने में फास्ट है, तो उससे भी हमको तालमेल बिठाने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभाव। यदि भारत नवाचार नहीं कर सकता, प्रौद्योगिकियों को उन्नत नहीं कर सकता और औद्योगिक मूल्य श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ सकता, तो इस स्तर पर स्थिर होने की जोखिम हो जाती है। अगर तीन चीजों को नहीं कर सकता सही से, तो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाता है। यदि भारत नवाचार नहीं कर सकता, नए नए इन्वेंट नहीं कर सकता, भारत ज्यादा से ज्यादा कॉपी करने में लगा रहता है, तो इस चीज से आगे बढ़ना होगा, जिसमें या जिसके लिए स्पेशल है एजुकेशन वगैरह पे, और फिर इंडस्ट्रीज जो न्यू न्यू आते हैं उसको बढ़ावा देना है, ताकि वो लोग रिसर्च कर सके और नए नई चीजों का इजाद कर सके। प्रौद्योगिकी को उन्नत नहीं कर सकता और औद्योगिक मूल्य श्रृंखला में आगे नहीं बढ़ सकता, तो स्थिर होने का जोखिम है। तत्काल चुनौतियां क्या है? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि उत्पादकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। संधारणीय प्रथाएं, यानी कि सस्टेनेबल जो प्रथाएं हैं
तकनीकी प्रगति और बेहतर बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जो संधारणीय प्रथाएं हैं, तकनीकी प्रगति है और बेहतर बुनियादी ढांचा, ये तीनों चीज जो है कृषि को उत्पादकता में बढ़ावा दे सकती है। रोजगार और कौशल। भारत दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है, बेरोजगारी और कौशल की कमी। एक तो युवा बहुत हैं और दूसरा युवाओं में कौशल की भी कमी है, स्किल की कमी है। हालांकि नौकरी चाहने वालों को कौशल प्रदान करने और उन्हें फिर से कौशल प्रदान करने पर सरकार का ध्यान सराहनीय है, लेकिन उद्योग की आवश्यकताओं और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच की खाई को पाटना प्राथमिकता बनी हुई है। यानी कि विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन मिल रहा है और उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में जो रिक्वायरमेंट्स है, दोनों मैच नहीं कर पा रहा है। लगभग 50% स्नातक वर्तमान में रोजगार के योग्य नहीं है। लगभग 38% आईआईटी स्नातकों को इस वर्ष कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका है। सोचिए कि आईआईटी जैसे जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको उनमें भी 38% को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल सका। तो और भी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसका तो छोड़ दीजिए। उद्योग की आवश्यकताओं और भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान के बीच कौशल का अंतर बहुत अधिक है। सिवाय कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के जो भारत और विदेश में कुशल जनशक्ति प्रदान करते हैं, कुछ ही ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो भारत के लिए या विदेशों के लिए जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, इसीलिए 38% का प्लेसमेंट नहीं हुआ। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव, समावेशी जो है सबका समावेश किस चीज में? अर्थव्यवस्था में। सबका मतलब कि जात, पात, धर्म और लिंग के आधार पे भेदभाव ना करके सभी का समावेशन अर्थव्यवस्था में होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में योगदान में होना चाहिए, रोजगार में। असमानताओं को कम करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पहली बात तो शिक्षा देना है, फिर हेल्थ यानी कि हेल्थ बेहतर होना चाहिए, शिक्षा बेहतर होना चाहिए, तभी सामाजिक सुरक्षा जाल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर विनिर्माण और सेवाएं। एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र, एक संपन्न सेवा उद्योग, यानी कि अगर बढ़िया यानी कि ये हो, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र बढ़िया हो और सेवा सर्विस सेक्टर बढ़िया हो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों बढ़िया हो, तो निरंतर विकास के लिए आवश्यक है। अगर दोनों क्षेत्र बढ़िया होगा तभी हम निरंतर विकास कर सकते हैं। निवेश, नवाचार और व्यापार, ये जो तीनों चीजों के लिए जो है ये नीतियों अच्छी नीतियों का निर्माण करना आवश्यक है। निवेश, नवाचार, व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां महत्वपूर्ण है। शहरी विकास, जैसे जैसे भारत तेजी से शहरीकृत हो रहा है, आर्थिक प्रगति के लिए कुशल शहरी नियोजन यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शहरों का निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो उसके लिए बुनियादी ढांचा विकास और स्मार्ट शहर आवश्यक हैं। यानी कि इस बुनियादी ढांचा बेहतर रहेगा, जैसे कि इजी से हम लोग ये यानी कि मालों को ढुलाई कर सकें, और वहाँ पे ये इन्वायरमेंट वगैरह भी बढ़िया होना चाहिए कि लोग अच्छे से आकर के इजी से अपने ट्रेड को कर सके। तो ऐसे स्मार्ट शहर को बनाने की आवश्यकता है। और दूसरा, बाढ़ वगैरह से या गर्मी से, ठंड से ज्यादा प्रभावित ना हो, ऐसे शहरों का विकास करना आवश्यक है। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम। कैपेक्स में वृद्धि। यह वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय में साल दर साल 28.2% की वृद्धि हुई, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पूंजीगत व्यय में जो पहले जो कैपेक्स दिया जाता था बजट के माध्यम से, तो उसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है, जो 28.2% की वृद्धि हुई है साल दर साल। जिसमें क्या कर ये बुनियादी ढांचे का विकास करना है और निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि फंडिंग ज्यादा से ज्यादा हो और सरकार का बोझ भी कम हो। ऋण वृद्धि। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 164.3 लाख करोड़ यानी कि 164.3 लाख करोड़ रुपए
को ऋण वितरित किया। इतने लाख करोड़ का ऋण दिया गया किसके द्वारा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, जो कि 20.2% की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि पहले से 20.2% की वृद्धि हुई है या लोन देने के मामले में। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात 2.8% तक सुधरकर 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। एनपीए जो है 2.8% तक आ गया है, जो 12 सालों में सबसे कम स्तर पर है। यहाँ पे तीन चीज हम लोग पढ़े हैं, कैपेक्स में वृद्धि, ऋण वृद्धि। तो कैपेक्स में वृद्धि कितना किया गया है? 28.2%, जिसमें बुनियादी ढांचा विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ध्यान दिया गया। दूसरा है अनुसूचित बैंक वाणिज्यिक बैंकों यानी कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो लोन दिए गए हैं, उसमें 20.2% की वृद्धि हुई है। और एनपीए में 2.8% की कमी हुई है, जो 12 सालों के निचले स्तर पर है। बुनियादी ढांचे का विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। यानी कि 2014 में सिर्फ 11.5 किलोमीटर प्रतिदिन बनाया जाता था, अब प्रतिदिन 34 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता है प्रतिदिन। गति शक्ति योजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे की योजना और निष्पादन में समन्वय बढ़ाना है। यानी लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जो लागत लगता है उसमें कमी लाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, गति शक्ति योजना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। एनएमपी 4 साल की अवधि वित्त वर्ष 2022 से 25 में सड़क, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में मुख्य परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 2022 से 2025 के लिए पट्टे पर देकर लोगों को यानी कि इजारा के टाइप पे दे करके उस पे क्या करना है कि 6 लाख करोड़ रुपए का ये करना है, ये पैसा आय अर्जित करना है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा। और इसका दूसरा ये होता है कि सरकार चाहता है कि बढ़िया से किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन हो और इनकम भी जनरेट हो, और वो लोग अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उन चीज़ों का डेवलपमेंट भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। डिजिटल इंडिया पहल, ये पहल डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जीवन स्तर में सुधार, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सशक्तिकरण पर केंद्रित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल भारत मिशन, इन पहलों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना और आबादी में कौशल बढ़ाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आबादी में कौशल बढ़ाना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी और जनधन योजना जैसे कार्यक्रमों ने राजकोषीय दक्षता में सुधार किया है। फिस्कल इफिशियंसी में, जैसे कि सरकार अगर पैसा दे रही है तो वो सही आदमी के पास पहुंचना चाहिए, गलत जगह नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसे चीजों को इनमें सुधार हुआ है और रिसाव को कम किया है, जिससे व्यक्तियों की व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। यानी सही जगह पहुंच रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, इस वजह से उन लोगों का जो परचेजिंग पावर है या खरीदने की जो क्षमता है, व्यय करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष, 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए भारत को सिर्फ आर्थिक विकास से आगे बढ़कर समग्र विकास करना होगा। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट छोड़ करके और उससे आगे बढ़ करके समग्र विकास करना होगा, यानी चौतरफा विकास करना होगा। इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय यानी कि सतत विकास के ओर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत कारकों को संबोधित करना होगा। इन आयामों को एकीकृत करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण
संतुलित और टिकाऊ प्रगति सुनिश्चित करेगा जिससे अंततः अपने नागरिकों की समग्र भलाई बढ़ेगी।